हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, सेफ होंगे और पूरी मेहनत कर रहे होंगे ताकि अपनी वीकनेसेस से आप लोग जीत पाओ। मैं हूँ त्रोई सिन्हा जो विंडोज़ 36 के प्लेटफॉर्म पर इंग्लिश को आपके लिए थोड़ा सा आसान बनाने की कोशिश करती हूँ। पिछले वीडियोस में हमने पढ़ा था प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस। ओके, पिछले जो वीडियोस मैंने डाली थी उसमें हमने प्रेजेंट टेंस को पूरा कंप्लीट कर लिया था, पास्ट टेंस को पूरा कंप्लीट कर लिया था। ये जो वीडियो होगी, ये जो क्लास होगी वो होगी फ्यूचर टेंस के ऊपर। ओके, फ्यूचर टेंस की ये कंप्लीट वीडियो होगी जहाँ पे आप लोगों को स्ट्रक्चर मिलेंगे, इसके फ्यूचर टेंस के यूजेस मिलेंगे और लास्ट में हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, फ्यूचर टेंस मतलब हमारा आने वाला कल, भविष्यत काल। ओके, फ्यूचर टेंस क्या इंडिकेट करता है? हमारे आने वाले कल को इंडिकेट करता है, हमारे भविष्यत काल को इंडिकेट करता है। ओके, फ्यूचर टेंस का भी 4 टाइप्स होता है, जस्ट लाइक पास्ट टेंस एंड प्रेजेंट टेंस। सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फर्स्ट है सिंपल फ्यूचर। स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस मेन वर्ब 1 दैट इज MV1 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल पे आइए। यू विल बाय अ बुक। यू सब्जेक्ट, विल शैल विल का विल, बाय V1, बाय बॉट बॉट, बाय बेस वर्ब होता है, बाय का V1 बाय, V2 बॉट, V3 बॉट, तो बाय हो गया V1, अ बुक ऑब्जेक्ट। ओके, अब जब भी किसी हिंदी सेंटेंस के एंड में गा, गी, गे आदि लगा हुआ हो तो वो सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस होता है। ओके, जैसे यू विल बाय ए बुक, आप एक पुस्तक खरीदेंगे। गे, ओके, यू विल बाय अ बुक, आप एक पुस्तक खरीदेंगे। गे लगा हुआ है तो ये सेंटेंस किसका है? सिंपल फ्यूचर का। ओके, आप पुस्तक, ओके, आप पुस्तक खरीदते हैं, प्रेजेंट टेंस। आपने पुस्तक खरीदी, पास्ट टेंस। आप पुस्तक खरीदेंगे, फ्यूचर टेंस। क्लियर? यू विल बाय अ बुक, आप पुस्तक खरीदेंगे, दिस इज फ्यूचर टेंस। ओके, अब हम लोग आते हैं यूजेस ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस के यूजेस को अब हम लोग देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, टू इंडिकेट फ्यूचर टाइम। हम लोग सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं किसी भी सेंटेंस को के फ्यूचर टाइम को इंडिकेट करने के लिए। मतलब ऐसा कोई सेंटेंस जो फ्यूचर टाइम को यानी आने वाले कल के बारे में बता रहा, उसमें हम लोग हमेशा सिंपल फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल करते हैं। ओके, जैसे इस सेंटेंस में देखिए, नेक्स्ट ईयर मतलब आने वाला साल, नेक्स्ट मंडे यानी आने वाला मंडे। ओके, तो ये जो सेंटेंसेस हैं ये आने वाले वक्त को इंडिकेट करते हैं, फ्यूचर टाइम को इंडिकेट करते हैं, उसमें हम लोग सिंपल फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। माई ब्रदर विल बी 25 नेक्स्ट ईयर, मेरा भाई पर 25 ईयर्स का हो जाएगा आने वाले साल यानी अगले साल। ओके, नेक्स्ट ईयर, यहाँ पे नेक्स्ट ईयर लग गया ना, दैट इज अगले साल मतलब आने वाले साल, नेक्स्ट ईयर। ये इंडिकेट कर रहा है फ्यूचर टाइम को। मेरा भाई अगले साल 25 ईयर्स का हो जाएगा। ओके, नंबर 2, आई विल गो टू स्कूल फ्रॉम नेक्स्ट मंडे, मैं आने वाले मंडे से स्कूल जाऊंगा। मैं आने वाले मंडे से स्कूल जाऊंगा, नेक्स्ट मंडे मतलब आने वाले मंडे से स्कूल जाऊंगा, तो ये हो जाएगा आपका फ्यूचर टाइम को इंडिकेट कर रहा है, तो सिंपल फ्यूचर। यहाँ विल बी, विल प्लस यहाँ पे बी वर्ब लगाया गया है, विल बी। ओके, विल गो, विल प्लस V1 दैट इज गो। क्लियर? ओके, अब हम सेकेंड आएंगे कंडीशनल सेंटेंसेस। ये हमने पढ़ा था,
अगर आप लोगों को याद होगा तो हमने इसे प्रेजेंट टेंस में कंडीशनल सेंटेंस किया था। कंडीशनल सेंटेंस क्या है? कंडीशनल मतलब ऐसे सेंटेंसेस जिसके साथ कंडीशन जुड़े हुए। फॉर एग्जाम्पल, वेन इट रेन्स द प्लांट विल ग्रो। जब बारिश होगी तब प्लांट्स उगेंगे। कंडीशन है ना, जब बारिश होगी तब प्लांट्स उगेंगे। अगर बारिश नहीं हुई तो प्लांट्स नहीं उगेंगे। क्लियर? ओके। कंडीशनल सेंटेंस पढ़ाते हुए मैंने आप लोगों को सेंटेंस के किस पार्ट में कंडीशन है इसे पहचानने के लिए कुछ वर्ड्स किए थे। जब भी आप लोगों को किसी सेंटेंस के पार्ट के फर्स्ट वर्ड में दिखे व्हेन, इफ, बिफोर, आफ्टर एक्सेट्रा वर्ड्स, तो हमेशा समझ लेना है कि वो सेंटेंस का पार्ट कंडीशनल पार्ट है। ओके, तो ये हो जाएगा कंडीशनल सेंटेंस। जैसे व्हेन इट रेन्स, जब बारिश होगी, द प्लांट विल ग्रो, प्लांट्स जो है वो ग्रो करेंगे। राइट? ओके, ये कंडीशनल सेंटेंस से कैसे पता चला? ये पहले तो मीनिंग से पता चला कि व्हेन इट रेन्स, जब बारिश होगी तो प्लांट्स ग्रो करेंगे। फर्स्ट मीनिंग से पता चला। अब हम लोग देखेंगे इस सेंटेंस का कौन सा पार्ट कंडीशनल है। ओके, मैंने आपको बताया था कि जिस पार्ट के सेंटेंस के जिस पार्ट के स्टार्टिंग में आपको व्हेन, इफ, बिफोर, आफ्टर एक्सेट्रा ऐसे वर्ड्स दिखे तो वो कंडीशनल पार्ट होता है। दैट इज व्हेन। देखो, ओके, कंडीशनल पार्ट, कंडीशनल सेंटेंस के कंडीशनल पार्ट में हमेशा सिंपल प्रेजेंट का यूज होता है। व्हेन इट रेन्स, ठीक। और जो बचा हुआ पार्ट है, दूसरा वाला पार्ट, वो हमेशा फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर ले लेता है। दैट इज द प्लांट विल ग्रो। क्लियर? ओके। व्हेन ही कम्स, जब वो आएगा, आई विल प्ले विथ हिम, मैं उसके साथ खेलूंगा। जब वो आएगा तब मैं उसके साथ खेलूंगा। कंडीशनल सेंटेंस। अगर वो नहीं आया तो मैं नहीं खेलूंगा। ओके, समझ में आ गया कि ये कंडीशनल सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस का कौन सा पार्ट कंडीशनल है? वर्ड ढूंढो कंडीशनल वर्ड्स। दैट इज व्हेन। मिल गया आपको व्हेन। ओके, कंडीशनल पार्ट आपको मिल गया। अब वर्ब क्या है इसमें? सिंपल प्रेजेंट। तो कंडीशनल पार्ट के साथ हमेशा सिंपल प्रेजेंट वर्ब जुड़ा होता है और उसके नेक्स्ट वाले पार्ट ऑफ द सेंटेंस में हमेशा क्या लगेगा? फ्यूचर। दैट इज सिंपल फ्यूचर। आई विल प्ले विथ हिम, सिंपल फ्यूचर। व्हेन ही कम्स, जब वो आएगा मैं उसके साथ खेलूंगा। जब वो आएगा मैं उसके साथ खेलूंगा। आई विल प्ले विथ हिम। क्लियर? कंडीशनल सेंटेंसेस। ओके, आप लोगों को मैंने ये नंबर 3 जो पॉइंट है, किसी भी सेंटेंस में हम लोग दो फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल नहीं करते। मतलब एक सेंटेंस है उसमें 2 बार फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल नहीं होता। ओके, ये जब मैंने प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट पढ़ाया था तब भी मैंने आपको बताया था। किसी भी सेंटेंस में 2 बार फ्यूचर टेंस का यूज हम लोग नहीं करेंगे। तो एक में हो जाएगा सिंपल प्रेजेंट का यूज और एक में हो जाएगा सिंपल फ्यूचर का यूज। जैसे इफ यू कम हेयर, अगर तुम यहाँ आओगे, आई शैल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ठीक, अगर तुम यहाँ आओगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। देखो यहाँ पर जो है इस सेंटेंस में इफ यू कम हेयर, यहाँ हम एक और चीज देखेंगे। यहाँ पे क्या लगा हुआ है? इफ। मतलब ये कंडीशनल सेंटेंस है ना। अगर तुम आओगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, अगर नहीं आए तो मदद नहीं करूंगा। क्लियर? तो ये एक कंडीशनल सेंटेंस हो गया। कंडीशनल सेंटेंस का कंडीशनल पार्ट कौन सा है? इफ। देखो सेंटेंस के स्टार्टिंग में इफ लगा हुआ है। इफ यू कम हेयर, इफ के बाद जो ये वर्ब यूज हुआ है ये सिंपल प्रेजेंट। क्लियर? तो यहां से लेके यहां तक आपका कंडीशनल पार्ट है। अब सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस को देखो, आई शैल हेल्प यू। सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस में क्या होता है? फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर। आई शैल हेल्प यू। क्लियर? ओके, अब इस सेंटेंस को अगर हम ऐसे लिखते, इफ यू विल कम हेयर आई शैल हेल्प यू, ये बिल्कुल गलत हो जाता। ठीक, इफ यू विल कम हेयर आई शैल हेल्प यू, ये सेंटेंस अगर लिखते तो ये बिल्कुल गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि एक ही सेंटेंस में हम 2 बार फ्यूचर टेंस का यूज नहीं करते। तो क्या करना होगा? देखो, जब भी ऐसा कुछ हो तो हम क्या करेंगे? हम देखेंगे कि 2 काम जो फ्यूचर में होंगे, राइट, 2 काम जो फ्यूचर में होंगे
तो दो काम है जो फ्यूचर में होने वाला है, तो दोनों कामों में से जो काम पहले खत्म होगा, ओके, उसमें हम लोग लगाएंगे सिंपल प्रेजेंट, और जो काम बाद में खत्म होगा उसमें हम लोग लगाएंगे सिंपल फ्यूचर। क्लियर? मतलब अगर कोई सेंटेंस है जो ये इंडिकेट कर रहा है कि दो काम होने वाले हैं जो दोनों ही फ्यूचर में होंगे, तो जो काम फ्यूचर में पहले खत्म होगा उसमें हम लोग सिंपल प्रेजेंट का यूज करेंगे, और जो काम फ्यूचर में बाद में खत्म होगा उसमें हम लोग सिंपल फ्यूचर का इस्तेमाल करेंगे। जैसे इफ यू कम हेयर, अगर तुम यहाँ आओगे, आई शैल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मतलब मदद लेने के लिए उसको आना होगा, राइट? तो पहले कौन सा काम होगा उसके आने का? पहले वो आएगा, पहले कौन सा काम होगा उसके आने का? फिर मैं उसकी हेल्प करूंगा, राइट? तो पहले कौन सा काम होगा? पहले उसके आने का काम होगा। तो इसीलिए हमने पहला काम क्या कर दिया, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट का यूज कर दिया। फिर दूसरा काम कौन सा होगा? वो हेल्प करने का काम होगा, तो ये यहाँ पे हमने फ्यूचर डाल दिया। सेकेंड वाला सेंटेंस देखो, ज्यादा क्लियर होगा। आई शैल बाय ए कार, मैं एक कार खरीदूंगा, व्हेन द प्राइस टर्न्स डाउन, जब उसकी कीमत थोड़ी गिर जाएगी। आई शैल बाय ए कार, मैं एक कार खरीदूंगा जब प्राइस थोड़ी कम हो जाएगी। ओके, कब कार खरीदेगा? जब प्राइस कम हो जाएगी, ठीक? तो जब पहले प्राइस को कम होना होगा फिर कार खरीदी जाएगी, तो कौन सा काम पहले होना होगा? प्राइस का कम होना पहले होना होगा। क्लियर? दो काम होंगे, एक प्राइस का कम होना, गाड़ी के दाम का कम होना, और दूसरा मेरा गाड़ी खरीदना। दो काम होंगे, तो दोनों में से पहले कौन सा काम होगा? पहले होगा कि कार की प्राइस घटेगी। ओके, इसीलिए व्हेन द प्राइस कम्स डाउन हमने क्या यूज किया? कम्स, दैट इज सिंपल प्रेजेंट। और सेकेंड में कौन सा काम होगा? सेकेंड में होगा मेरा कार खरीदना, तो हमने यहाँ यूज किया आई शैल बाय, फ्यूचर। क्लियर? दो काम, जो दोनों ही काम फ्यूचर में होंगे, उस केस में जो काम पहले फ्यूचर में खत्म होगा, ओके, उसमें हम लोग सिंपल प्रेजेंट का यूज करेंगे, और जो काम बाद में खत्म होगा उसमें हम लोग सिंपल फ्यूचर का यूज करेंगे। क्लियर? पहले वाले में सिंपल प्रेजेंट और दूसरे वाले में सिंपल फ्यूचर। गॉट इट? अब देखो, कुछ कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं कुछ कुछ सेंटेंसेस स्ट्रक्चर, जिसका यूज हम लोग फ्यूचर एक्शंस को समझाने के लिए, फ्यूचर टेंस को समझाने के लिए करते हैं, लेकिन उसमें शैल विल नहीं होता। ठीक? कुछ ऐसे सेंटेंस स्ट्रक्चर होते हैं जिसका यूज हम लोग फ्यूचर टेंस को समझाने के लिए करते हैं, लेकिन उस केस में शैल या विल का यूज उस सेंटेंस में नहीं होता। ओके, ये एक्सेप्शंस हैं। फर्स्ट, subject plus has या have plus infinitive, that is to plus v1। यहाँ देखो, I subject, have ये has या have का have, to plus v1, ये 2 plus v1, 2 plus v1 2 पे, और ये हो जाएगा the fees। I हो गया यहाँ पे आपका सब्जेक्ट, हैज या हैव में से यहाँ लग गया हैव, 2 प्लस v1 2 पे, और ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट द फीस। स्ट्रक्चर मिल गया। आई हैव टू पे द फीस, इसकी मीनिंग क्या होगी? मुझे फीस जमा करनी है। ठीक, मुझे फीस जमा करनी है, मैंने अभी तक की नहीं है, मुझे करनी है, मतलब फ्यूचर में मैं करूंगा फीस जमा। ठीक, तो इस केस में भी अगर ये सेंटेंस स्ट्रक्चर भी रहे, आई हैव टू पे द फीस, मतलब मुझे फीस जमा करनी है, मैं फ्यूचर में फीस जमा करूंगा, ये फ्यूचर टेंस को इंडिकेट करता है। फर्स्ट। सेकेंड स्ट्रक्चर क्या है? सी, इज, एम या आर प्लस इंफिनिटिव, दैट इज 2 प्लस v1। ही सब्जेक्ट आपको मिल गया, इज एम आर का इज, 2 प्लस v1, फिर ये ऑब्जेक्ट। ही इज टू कम टू रांची, ही इज टू कम टू रांची, वह रांची आने वाला है। इस सेंटेंस का मीनिंग क्या होगा? वह रांची आने वाला है। सी इज टू कम टू रांची, वह रांची आने वाला है, तो ये भी फ्यूचर का हो गया। नाउ सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस अबाउट प्लस 2 प्लस v1। The patient, the
पेशेंट, ये हो गया आपका सब्जेक्ट, इज एम आर का इज, फिर अबाउट, ये अबाउट, ये अबाउट, फिर हो जाएगा टू डाई मतलब 2 + V1। द पेशेंट इज अबाउट टू डाई, पेशेंट मरने वाला है। द पेशेंट इज अबाउट टू डाई, पेशेंट मरने वाला है। इस केस में भी ये फ्यूचर टेंस को इंडिकेट करता है। क्लियर? या फिर ये और क्लियरली है अबाउट है, पेशेंट मरने ही वाला है। ओके, पेशेंट मरने ही वाला है, अबाउट है ना, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, जो पेशेंट है वो मरने ही वाला है, कुछ ही पल में मर जाएगा, लेकिन ये फ्यूचर इंडिकेट कर रहा है ना, अभी तक मरा नहीं है, वो मरने वाला है, तो फ्यूचर टाइम को, फ्यूचर टेंस को इंडिकेट करता है। सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस गोइंग प्लस 2 + V1। He is going to buy a book tomorrow. वो कल एक बुक खरीदने जा रहा है। आपको ये पता है क्योंकि हम लोगों ने कंटिन्यूअस टेंस में ये किया था। He is going to buy a book tomorrow. वो कल एक बुक खरीदने जा रहा है। ठीक, क्लियर? तो वो कल खरीदने जाएगा, लेकिन हमने सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या यूज किया, ही इज गोइंग टू बाय अ बुक टुमारो, वो कल एक बुक खरीदने जा रहा है। इस केस में भी हमने फ्यूचर टेंस को समझाने के लिए इस सेंटेंस स्ट्रक्चर का यूज किया। क्लियर? ओके, तो आई होप सिंपल फ्यूचर टेंस बिल्कुल क्लियर हो चुका है। अब हम लोग करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। देखो स्ट्रक्चर क्या है इसका, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, फ्यूचर है तो शैल या विल होगा ही, प्लस बी प्लस MV4 मतलब मेन वर्ब 4, कंटिन्यूअस टेंस है V4 लगेगा, प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, ये इसका स्ट्रक्चर है। अब हम सीधा यूजर्स में आके देखेंगे इसके हिंदी ट्रांसलेशन को भी और सेंटेंस स्ट्रक्चर को भी। ओके, अच्छा देखो, ओके यहाँ पे अगर हम ये सेंटेंस ले यहाँ से यहाँ तक, माई डॉटर विल बी स्टडीइंग, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक फिलहाल सिर्फ स्ट्रक्चर समझने के लिए ये वाला सेंटेंस ले लो, माई, ओके ये नहीं, ये लो, सी विल बी टीचिंग इन द स्कूल, वह स्कूल में पढ़ा रही होगी। ओके, तो सेंटेंस स्ट्रक्चर समझते हैं पहले। सी है आपका सब्जेक्ट, शैल या विल में से आ गया विल, फिर आ जाएगा बी, यहाँ पे आ गया बी, टीचिंग यानी V4 आ गया टीचिंग, और उसके बाद इन द स्कूल हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। हो गया सब्जेक्ट, एकदम स्ट्रक्चर क्लियर। वह स्कूल में पढ़ा रही होगी, सी विल बी टीचिंग इन द स्कूल, वह स्कूल में पढ़ा रही होगी। हिंदी कैसे बनेगा, रही होगी, पढ़ा रही होगी। क्लियर? ओके, अब हमने देखना है इसका यूज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको इरेज कर देते हैं तो बेहतर समझ आएगा आप लोगों को। हो गया, तो अब हम किसके यूजर्स को देखेंगे, यूजर्स ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अ टास्क कंटिन्यूइंग इन फ्यूचर, कोई भी काम जो फ्यूचर में चलता रहेगा, मतलब कोई भी काम जो फ्यूचर में कंटिन्यूड रहेगा यानी चलता रहेगा। सेंटेंस देखो, व्हेन आई रीच होम, जब मैं घर पहुंचूंगा, माई डॉटर विल बी स्टडिंग, मेरी बेटी पढ़ाई कर रही होगी। ओके, फ्यूचर में कोई काम चल रहा होगा, राइट, कोई भी काम जो कि फ्यूचर में कंटिन्यूड होगा। ठीक, तो यहाँ क्या बोला जा रहा है, जब मैं घर पहुंचूंगा, मैं पहुंचा नहीं हूं, पहुंचूंगा, मेरी बेटी पढ़ाई कर रही होगी, मतलब उसके पढ़ने का काम फ्यूचर में कंटिन्यूड होगा। ठीक, जब मैं घर पहुंचूंगा मेरी बेटी पढ़ रही होगी। व्हेन आई रीच होम, जब मैं घर पहुंचूंगा, माई डॉटर विल बी स्टडिंग, मेरी बेटी पढ़ रही होगी। क्लियर? अब नंबर 2, एट दिस टाइम, इस वक्त, टुमारो कल,
शी विल बी टीचिंग इन द स्कूल, वह स्कूल में पढ़ा रही होगी, मतलब कल, इस वक्त, हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, कल इस वक्त वो क्या कर रही होगी, कौन सा उसका काम कंटिन्यूड रहेगा कल इस वक्त में, वो स्कूल में पढ़ा रही होगी। शी विल बी टीचिंग इन द स्कूल। क्लियर? ओके। ऐसा कोई काम जो फ्यूचर में कंटिन्यूड रहेगा, कोई काम जो फ्यूचर में क्या होगा, चल रहा होगा, फ्यूचर में कंटिन्यूड रहेगा, उस केस में हम लोग क्या यूज़ करेंगे, हम लोग यूज़ करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। जैसे मैंने आपको बताया एट दिस टाइम, इस वक्त, टुमारो यानी कल, कल की बात की जा रही है। वह स्कूल में सी विल बी टीचिंग इन द स्कूल, वह स्कूल में पढ़ा रही होगी, मतलब कल इस वक्त उसका कौन सा काम कंटिन्यूड रहेगा, उसका स्कूल में पढ़ाने का काम कंटिन्यूड रहेगा। क्लियर? अच्छा, फिक्स प्लान इन फ्यूचर, अगर कोई प्लान है आपका, ओके, जो आपने पहले से बना के रखा है, लेकिन वो प्लान कब का है, फ्यूचर का, आने वाले कल के लिए जब आपने कोई प्लान फिक्स करके रखा है, तो उस केस में भी हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। जैसे आई शैल बी डूइंग दिस वर्क टिल द एंड ऑफ दिस मंथ, इस मंथ के एंड तक, देखो टिल द एंड ऑफ दिस मंथ, यहाँ हम बात कर रहे हैं इस महीने के एंड की, जो अभी तक आया नहीं है, राइट, मतलब फ्यूचर की बात कर रहे हैं, फर्स्ट थिंग, ठीक। टिल द एंड ऑफ दिस मंथ, इस महीने के अंत की बात कर रहे हैं, इस महीने के अंत तक की बात कर रहे हैं, जो अभी तक आया नहीं है, करेक्ट। आई शैल बी डूइंग दिस वर्क, मैं ये काम कर रहा होऊंगा, टिल द एंड ऑफ दिस मंथ, इस मंथ के एंड तक, तो ये ऑलरेडी आपने प्लान कर लिया है कि इस मंथ के एंड तक आप यही काम करते रहोगे, राइट, ये आपका प्लान्ड एक्शन है, ठीक, क्योंकि आपने बात की इस मंथ के एंड तक, जो आया नहीं है, जो आएगा, तो मतलब क्या आपने पहले से प्लान करके रखा है कि इस मंथ के एंड तक मैं ये काम कर रहा होऊंगा, ठीक, ओके। आदित्य will be staying Aditya will be staying there till the end of this month, okay, Aditya will be staying there till the end of this month, till the end of this month, इस महीने के एंड तक, है ना, आदित्य विल बी स्टेइंग देयर, आदित्य वहां रह रहा होगा इस महीने के एंड तक, इस महीने के एंड की बात की गई है, जो कि आया नहीं है, तो ये बिल्कुल उसका फिक्स प्लान है कि इस महीने के एंड तक वो वहां रह रहा होगा, जैसे ही एंड खत्म हो जाएगा वो कहीं और चला जाएगा मे बी, ठीक है, तो आपने ये प्लान करके रखा है कि इस महीने के अंत तक आदित्य जो है वो क्या कर रहा होगा, वो वहां रह रहा होगा। क्लियर? तो फ्यूचर टेंस में अगर कोई फिक्स प्लान हो जो आपने पहले से बना के रखा है, लेकिन वो प्लान फ्यूचर का हो, तो उस केस में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, उस केस में हम लोग यूज़ करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। क्लियर? ओके। फ्यूचर परफेक्ट टेंस स्ट्रक्चर देखो, स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट शैल विल प्लस हैव प्लस मेन वर्ब जो है आपका MV3 प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस MV3 मतलब मेन वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं। He will have completed this work by next month। स्ट्रक्चर देखो, ही सब्जेक्ट, शैल या विल का विल लग गया, हैव लग गया, क्लियर, कंप्लीटेड, कंप्लीट, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड, कंप्लीट हो जाएगा आपका V1, V2 कंप्लीटेड, V3 कंप्लीटेड, तो यहाँ MV3 लग गया, हिज वर्क बाय नेक्स्ट मंथ, ये हो जाएगा आपका पूरा ऑब्जेक्ट। क्लियर? सेंटेंस स्ट्रक्चर समझ में आ गया? ओके। अब हम लोग देखेंगे इसके यूजर्स को और इसके ट्रांसलेशन। देखो, एक्शंस दैट विल बी कंप्लीटेड इन फ्यूचर विद इन अ स्पेसिफिक टाइम, कोई भी काम, ठीक है, जो फ्यूचर में खत्म होगा लेकिन एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर, उस केस में हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं।
कोई भी काम जो फ्यूचर में खत्म होगा एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर, उस केस में हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, जैसे ही विल हैव कंप्लीटेड हिज वर्क बाय नेक्स्ट मंथ। ठीक, देखो यहाँ पे जो स्पेसिफिक टाइम की बात की गई है ये क्या क्या है, बाय नेक्स्ट मंथ, मतलब अगले महीने तक, वह अगले महीने तक अपना काम पर पूरा कर चुका होगा। He will have completed his work, वो अपना काम कंप्लीट कर चुका होगा बाय नेक्स्ट मंथ, अगले महीने तक। तो यहाँ स्पेसिफिक टाइम क्या है, अगले महीने तक। ठीक है, ओके, अगले महीने तक ये स्पेसिफिक टाइम हो गया। तो ही विल हैव कंप्लीटेड हिज वर्क, वो अपना काम खत्म कर चुका होगा। कोई काम जो फ्यूचर में खत्म होगा मतलब वो ये काम कंप्लीट कर चुका होगा, लेकिन एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर, बाय नेक्स्ट मंथ, अगले महीने तक। क्लियर, विल हैव कंप्लीटेड यहाँ आपको मिल गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और यहाँ स्पेसिफिक टाइम भी मिल गया बाय नेक्स्ट मंथ। तो यहाँ पे हिंदी ट्रांसलेशन कैसा होगा इसका, वो अगले महीने तक अपना काम पूरा कर चुका होगा। क्लियर, ओके। बाय दिस टाइम, इस वक्त तक, बाय दिस टाइम, इस वक्त तक, नेक्स्ट ईयर, अगले साल, आई शैल हैव वॉच द फिल्म, मैं फिल्म देख चुका होऊंगा। बाय दिस टाइम, इस वक्त तक, नेक्स्ट ईयर, अगले साल, मैं ये फिल्म देख चुका होऊंगा। स्पेसिफिक टाइम क्या है, अगले साल तक। ठीक है, नेक्स्ट अगले साल तक, अगले साल इस वक्त तक, अगले साल इस वक्त तक, ये आपका स्पेसिफिक टाइम हो गया ना। क्या कर चुका होऊंगा, मैं फिल्म देख चुका होऊंगा, मतलब फिल्म देखने का काम कंप्लीट हो चुका होगा, लेकिन स्पेसिफिक टाइम क्या है, पिछले अगले आने वाले साल के, सॉरी आने वाले साल के इस वक्त तक। ओके, इस वक्त तक, आने वाले साल के, अगले साल के, मैं ये फिल्म देख चुका होऊंगा। He will have finished the work before Monday, यहाँ स्पेसिफिक टाइम क्या है, बिफोर मंडे, मतलब मंडे से पहले। वह अपना काम मंडे से पहले खत्म कर चुका होगा, वह अपना काम मंडे से पहले खत्म कर चुका होगा। तो मंडे से पहले उसका काम खत्म हो चुका होगा। क्लियर, ओके। अब हम लोग आते हैं नंबर 2 पे, 2 एक्शंस दैट विल बी कंप्लीटेड इन फ्यूचर, 2 काम जो फ्यूचर में कंप्लीट होंगे। 1 दैट विल कंप्लीट फर्स्ट टेक्स फ्यूचर परफेक्ट, जो काम पहले कंप्लीट होगा वो फ्यूचर परफेक्ट लेगा, और जो दूसरा काम होगा वो सिंपल प्रेजेंट लेगा। वेरी इजी। फॉर एग्जाम्पल देखो, पहले इसके मीनिंग को अच्छे से समझना है। 2 काम जो फ्यूचर में कंप्लीट होंगे, ठीक, 2 काम जो फ्यूचर में कंप्लीट होंगे, तो एक सेंटेंस है जो ये इंडिकेट कर रहा है कि 2 काम है जो फ्यूचर में कंप्लीट होगा। पहला काम, जो काम पहले फ्यूचर में कंप्लीट होगा उसमें हम लोग फ्यूचर परफेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, और जो काम बाद में होगा उसमें हम लोग प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही शैल हैव प्रिपेयर्ड द फूड बिफोर द गेस्ट अराइव, 2 काम होने की बात की जा रही है, एक गेस्ट के आने की बात की जा रही है और दूसरा खाना बनाए जाने की बात की जा रही है। ठीक, तो 2 चीज़ों की बात की गई, एक गेस्ट के आने की बात की गई, एक खाना बनाए जाने की बात की गई। रूल क्या कहता है, जब 2 काम दोनों ही फ्यूचर में खत्म होंगे, ओके, तो जो काम पहले खत्म होगा उसमें हम लोग फ्यूचर परफेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, और जो काम बाद में खत्म होगा उसमें हम लोग सिंपल प्रेजेंट का यूज करेंगे। तो ये दोनों सेंटेंस जो 2 काम है, एक गेस्ट का आना और एक खाना का बनना, कौन सा काम फ्यूचर में पहले खत्म होगा, He shall have prepared the food before the guest arrive, वो मेहमान के आने से पहले भोजन तैयार कर चुका होगा। He shall have prepared the food, वह भोजन तैयार कर चुका होगा before the guests arrive, मेहमानों के आने से पहले। तो पहले कौन सा काम खत्म होगा, खाना बनाने का काम खत्म होगा, राइट। तो यहाँ इसलिए हमने shall have prepared मतलब फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज हमने यहाँ पर कर दिया।
ओके और बाद में कौन सा काम खत्म होगा, गेस्ट आएंगे, गेस्ट के आने का काम, इसीलिए यहाँ पे द गेस्ट अराइव हमने यहाँ पे क्या यूज किया, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया। Got it? He shall have prepared the food before the guests arrive. वह मेहमानों के आने से पहले भोजन तैयार कर चुका होगा। ये मीनिंग करना और मीनिंग आना बहुत ज़रूरी है कि आप सेंटेंस को करेक्ट द एरर में या फिर करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जब हम डालेंगे उसमें सॉल्व करो। तो ध्यान से सुनना, ही शैल हैव प्रिपेयर्ड द फूड, वह खाना तैयार कर चुका होगा, बिफोर द गेस्ट अराइव, गेस्ट के आने से पहले। दो काम की बात की जा रही है, पहला काम कौन सा खत्म होगा, खाना बनाने का, ओके फिर गेस्ट के आने का काम खत्म होगा, है ना। तो इसलिए पहले में हमने लगाया शैल हैव प्रिपेयर्ड द फूड, खाना तैयार कर चुका होगा, और फिर उसके बाद लगाया हमने सिंपल प्रेजेंट्स, गेस्ट के आने से पहले, बिफोर द गेस्ट अराइव। गॉट इट। अब है थर्ड नंबर, लाइक्लीहुड मतलब संभावना, इन्फेरेंस दैट इज अनुमान। कोई भी सेंटेंस जो अनुमान या संभावना इंडिकेट करता है उसके केस में हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। जैसे यू विल हैव वॉच्ड द फिल्म आब्राकाडाब्रा, यू विल हैव वॉच्ड द फिल्म आब्राकाडाब्रा, आपने आब्राकाडाब्रा फिल्म देखी होगी। हम बोलते हैं ना, आपने ये मूवी, सलमान की मूवी या किसी की भी मूवी देखी होगी। जैसे यहाँ मैंने लिखा है आपने ये आब्राकाडाब्रा फिल्म देखी होगी। आप श्योर नहीं है कि जिससे आप पूछ रहे हैं उसने देखी है कि नहीं, आप जस्ट एक अंदाजा लगा रहे हैं, एक अनुमान लगा रहे हैं कि शायद उसने आब्राकाडाब्रा मूवी देखी होगी। तो उस केस में भी हम लोग क्या लगाएंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, विल हैव वॉच्ड। गॉट इट। You will have read the book My Experiment with Truth. आपने पुस्तक My Experiment with Truth पढ़ी होगी। आपको कोई, आप श्योर नहीं हो जिससे आप ये पूछ रहे हो उसने ऑलरेडी पढ़ी है या नहीं, आप एक अनुमान लगा रहे हो इसलिए पूछ रहे हो उससे कि आपने शायद ये बुक पढ़ी होगी, My Experiment with Truth। उस केस में भी हम लोग फ्यूचर परफेक्ट का यूज करेंगे, दैट इज यू विल हैव रेड, यू विल हैव रेड। ओके क्लियर। अब आप लोग आते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। स्ट्रक्चर देखो, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव बीन प्लस MV4 प्लस ऑब्जेक्ट के साथ सिंस रहेगा, फॉर रहेगा, या फिर कोई टाइम क्लॉज, टाइम इंडिकेटिंग क्लॉज दिया हुआ रहेगा। एग्जाम्पल देखते हैं, आई सब्जेक्ट, शैल या विल का विल लग गया, हैव बिन यहाँ हैव बिन है, हैव बिन लग गया, फिर MV4 मतलब V4 ING फॉर्म ऑफ वर्ब, टीचिंग टीच, टॉट टॉट टीचिंग, टीचिंग लग गया, इन द स्कूल ऑब्जेक्ट हो गया आपका, फॉर 5 years फॉर लग गया, और ये टाइम की बात कर रहा है 5 years, फॉर 5 years। ये फिलहाल आप लोग जब ये समझाऊंगी तब मैं करूंगी, फिलहाल स्ट्रक्चर सिर्फ यहाँ तक से समझो। ओके, आई हो गया आपका सब्जेक्ट, विल लग गया, ओके हैव बीन ये लग गया, टीचिंग मतलब V4 लग गया, इन द स्कूल ऑब्जेक्ट, फिर फॉर या सिंस लगना है, फॉर या सिंस लग गया, फिर टाइम, यहाँ 5 years की बात की जा रही है तो टाइम। क्लियर। ओके, अब हम आते हैं इसके मीनिंग पर। आई विल हैव, अच्छा सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे क्या होगा, सिंस या फॉर या फिर टाइम क्लॉज। इस सेंटेंस में टाइम क्लॉज क्या है, व्हेन आई गेट प्रमोटेड। ठीक, जब मुझे प्रमोशन मिलेगी, इसमें इस वर्ड, इस सेंटेंस में इसका मीनिंग क्या है, जब मुझे प्रमोशन मिलेगी। ध्यान से देखो, आई will have been teaching in this school for 5 years when I get promoted। जब मुझे प्रमोशन मिलेगी, मुझे इस स्कूल में पढ़ाते हुए 5 साल हो रहे होंगे। जब मुझे प्रमोशन मिलेगी तब मुझे इस स्कूल में पढ़ाते हुए 5 साल हो रहे होंगे। ओके, अच्छा, ए टास्क स्टार्टेड इन द पास्ट, कोई भी काम जो पास्ट में स्टार्ट हुआ हो, स्टिल इन कंटिन्यूएशन,
अभी चल रहा हो, प्रेजेंट में चल रहा हो, और फ्यूचर में भी विल बी कंटिन्यूड और फ्यूचर में भी चलेगा, उस केस में हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। कोई भी काम जो पास्ट में स्टार्ट हुआ हो, अभी भी प्रेजेंट में चल रहा हो और पास्ट में भी चलने वाला हो, पास्ट में भी कंटिन्यूड हो, उसमें हम लोग क्या यूज करेंगे? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखो, When I get promoted मतलब जब मुझे प्रमोशन मिलेगी, मैं इस स्कूल में 5 साल तक पढ़ा रहा होऊंगा। मतलब जब मुझे प्रमोशन मिलेगी, मुझे स्कूल में पढ़ाते हुए 5 साल हो रहे होंगे। मैंने 5 साल पहले से पढ़ाना शुरू किया था, मैं एट प्रेजेंट भी मैं पढ़ा रही हूँ, जब मुझे प्रमोशन मिलेगी तब भी मैं पढ़ा रही होंगी और मुझे पढ़ाते हुए 5 साल हो रहे होंगे। पास्ट में शुरू हुआ, प्रेजेंट में चल रहा है, और जब प्रमोशन मिलेगी, अभी मिली नहीं है, प्रमोशन मिलेगी मतलब फ्यूचर में मिलेगी, तब भी मैं स्कूल में काम कर रहा होऊंगा और मुझे काम करते हुए 5 साल हो रहे होंगे। क्लियर? आई बात समझ में? तो इसीलिए हमने यहाँ पे आई विल बी टीचिंग इन द स्कूल, मैं स्कूल में पढ़ा रहा होऊंगा फॉर 5 years 5 साल तक, व्हेन आई गेट प्रमोटेड जब मुझे प्रमोशन मिलेगी, मैं स्कूल में 5 साल से पढ़ा रहा होऊंगा। जब मुझे प्रमोशन मिलेगी तब मुझे स्कूल में पढ़ाते हुए 5 साल हो रहे होंगे। 5 साल पहले मैंने स्टार्ट किया था, अभी भी मैं काम कर रही हूँ, और जब मुझे प्रमोशन मिलेगी मतलब फ्यूचर में मिलेगी, तब भी मुझे काम करते हुए, तब भी मैं काम करूँगी, तब मुझे काम करते हुए 5 साल हो रहे होंगे। क्लियर? ओके। अब यहाँ आपका ये फ्यूचर टेंस कंप्लीट होता है, और अब हम लोग करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ। ये जो हमने रूल्स पढ़ा वो उसमें अप्लाई करके देखेंगे कि ये क्वेश्चंस बन रहे हैं या नहीं। ओके। बाय दिस टाइम टुमारो, इस वक्त तक कल। आई डैश होम, शैल हैव रीच्ड, शैल रीच। मैं पहुंचूंगा या मैं पहुंच चुका होऊंगा, क्या होगा? बाय दिस टाइम, इस वक्त तक, कल मैं घर पहुंच चुका होऊंगा। आई शैल हैव रीच्ड द होम। क्यों भाई? यहाँ किस चीज़ की बात की जा रही है? फ्यूचर में एक काम खत्म हो जाने की बात की जा रही है। एक काम है जो फ्यूचर में खत्म होगा, लेकिन एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर। टुमारो लगा हुआ है मतलब फ्यूचर की बात की जा रही है। बाय दिस टाइम, इस वक्त तक मतलब स्पेसिफिक टाइम की बात की गई। मैं घर पहुंच चुका हूँगा। आई शैल हैव रीच्ड होम। क्लियर? ओके। नंबर 2, माई ब्रदर डैश 16 नेक्स्ट ईयर। मेरा भाई अगले साल 16 का हो जाएगा। विल बी या इज, आंख बंद करके विल बी, ये तो सिंपल फ्यूचर है। क्लियर? बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, इस साल के एंड तक, ध्यान से इसको सुनना, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, इस ईयर के एंड तक, शी डैश इन द ऑफिस फॉर 14 years। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे देखो फॉर दिया हुआ है, फॉर 14 years। ठीक है, तो मैंने आपको कहा था फॉर और सिंस जब भी सेंटेंस में आपको दिखे, आंख बंद करके वो परफेक्ट कंटिन्यूअस या परफेक्ट टेंस का होगा, लेकिन यहाँ पे फ्यूचर होगा, आप कैसे समझोगे? बाय दिस टाइम, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, इस साल के एंड तक। इस साल का एंड अभी आया नहीं है, आने वाला है। ठीक, मतलब फ्यूचर टेंस, इस साल के एंड तक। पकड़ लिया क्लू? अब फॉर 14 years मतलब यहाँ पे फॉर दिया ही हुआ है और आपको फ्यूचर की बात की गई है, और यहाँ वर्ब दिया हुआ है, देखो वर्किंग। आंख बंद करके क्या हो जाएगा? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, इस साल के एंड तक, शी विल हैव बीन वर्किंग, वो काम करती रहेगी, इन दिस ऑफिस फॉर 14 years, उसे वो इस ऑफिस में 14 साल से काम करती रहेगी। ओके, मतलब इस साल के एंड तक वो इस ऑफिस में, उसके काम करते हुए इस ऑफिस में 14 साल हो रहे होंगे। आई बात मेरी समझ में? बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, इस साल के एंड तक उसे इस ऑफिस में काम करते हुए 14 साल हो रहे होंगे। विल हैव बीन वर्किंग।
क्लियर? 14 साल पहले उसने शुरू किया था, अभी भी चल रहा है, और ये जो साल का एंड होगा उस टाइम में भी चलेगा, और उस टाइम में जब चलेगा तो कितना टाइम हो रहा होगा उसको काम करते हुए? 14 साल। आई बात समझ में? ओके। Now for you dash heard about the assassination of Mrs. गांधी। मिसेस गांधी की हत्या के बारे में आपने न्यूज़ सुनी होगी, आपने मिसेस गांधी की असैसिनेशन, मिसेस गांधी की हत्या के बारे में सुनी होगी। ओके, अनुमान लगा रहे हैं आप कि हो सकता है उसने सुनी हो, तो क्या होगा? मैंने आपको क्या बताया था, ये देखो, विल हैव वॉच्ड, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तो यहाँ पे क्या होगा? विल हैव, सुनी होगी, अनुमान। क्लियर? ओके। द पुलिस डैश द रॉबर्स बाय नेक्स्ट ईयर, विल हैव कॉट या विल कॉट? बाय नेक्स्ट ईयर, सेंटेंस में क्लू क्या है? बाय नेक्स्ट ईयर मतलब अगले साल तक, बाय नेक्स्ट ईयर यानी अगले साल तक पुलिस रॉबर्ट्स को पकड़ चुकी होगी अगले साल तक। मिल गया आपको? तो ये जो क्या होगा, बाय नेक्स्ट ईयर यानी स्पेसिफिक टाइम, एक है विल हैव कॉट और एक है विल कॉट। तो विल हैव कॉट, जो पुलिस जो है वो पकड़ चुकी होगी रॉबर्ट्स को नेक्स्ट ईयर मतलब अगले साल तक। क्लियर? ही डैश डूइंग द वर्क टिल द एंड ऑफ दिस मंथ, वो इस महीने के एंड तक काम करेगा। देखो यहाँ पे ही डैश डूइंग दिस वर्क टिल द एंड ऑफ दिस मंथ, इस महीने के अंत तक मतलब फ्यूचर की बात की जा रही है। ओके, यहाँ पे और क्या दिया हुआ है? डूइंग मतलब V4, यहाँ पे इज है और विल भी है, दो चीज पकड़ो सेंटेंस में क्लू। एक है टिल द एंड ऑफ दिस मंथ, इस महीने के अंत तक की बात की जा रही है, मतलब महीने का एंड आया नहीं है, मतलब फ्यूचर की बात की जा रही है। ओके, उसके बाद यहाँ पर V4 का यूज किया गया है। कब लगता है V4? या तो फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में लगेगा, या प्रेजेंट कंटिन्यूअस सॉरी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में लगेगा, या फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस में लगेगा। राइट, तो यहाँ पे एक इज है, एक विल भी है, बात फ्यूचर की जा रही है, आंख बंद करके। विल भी आपको पता है, शैल विल, शैल या विल प्लस बी प्लस MV4 लगता है, तो ही विल बी डूइंग दिस वर्क, वो इस काम को कर रहा होगा टिल द एंड ऑफ दिस मंथ, इस मंथ के एंड तक वो ये काम कर रहा होगा। देखो, टिल द एंड ऑफ दिस मंथ, वो एट प्रेजेंट, अभी इस वक्त इस टाइम पे मैं कब बताऊंगी कि मैं ये काम महीने के एंड तक कर रही होंगी? जब मैं प्लान कर चुकी होंगी कि मुझे ये काम इस महीने के एंड तक कंप्लीट कर, मुझे ये काम इस महीने के एंड तक करना है, ये मेरी प्लानिंग होगी, फ्यूचर की प्लानिंग। तो बस ये प्लान्ड एक्शन है, एक एक्शन जो आपने प्री प्लान कर रखा है फ्यूचर के लिए, इसीलिए आपने ये सेंटेंस यूज किया कि एंड, टिल द एंड ऑफ दिस मंथ, मैं इस मंथ के एंड तक ये जो काम है मेरा वो मैं कर रही होंगी। क्लियर? When he gets home, जब वो घर पहुंचेगा, his children will be sleeping या वो will sleep, उसके बच्चे सो रहे होंगे या सोएंगे? कौन सा? डेफिनेटली विल बी स्लीपिंग। जब वो घर पहुंचेगा उसके बच्चे सो रहे होंगे, हिज चिल्ड्रन विल बी स्लीपिंग। क्लियर? एट दिस टाइम टुमारो, इस वक्त कल, ही डैश अ न्यूज़पेपर, एट दिस टाइम इस वक्त, कल टुमारो, ही डैश अ न्यूज़पेपर, विल बी रीडिंग या विल रीड? कल इस वक्त पर वो न्यूज़पेपर पढ़ रही होगी या न्यूज़पेपर पढ़ेगी? नो, वो न्यूज़पेपर पढ़ रही होगी, कल इस मौके इस टाइम पर वो न्यूज़पेपर पढ़ रही होगी। अच्छा, अब 9 और 10 बहुत ही इजी है ये आपके। अच्छा, मैं ये करवा देती हूँ 9 और 10। ओके, ही शैल हैव फिनिश्ड द वर्क बिफोर आई डैश। ओके, ही शैल हैव फिनिश्ड द वर्क बिफोर आई डैश। यहाँ पे सबसे पहले देखो, शैल हैव फिनिश्ड लिखा है, मतलब फ्यूचर टेंस की बात की गई। रूल याद करो, ये है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। जब भी कोई काम फ्यूचर में खत्म होगा, जब दो काम फ्यूचर में खत्म होंगे
तो जो काम पहले खत्म होगा उसमें हम लोग क्या लगाएंगे, फ्यूचर परफेक्ट, और जो बाद में खत्म होगा उसमें हम लोग क्या लगाएंगे, सिंपल प्रेजेंट, है ना। तो ही शैल हैव फिनिश्ड द वर्क, वो काम खत्म कर चुका होगा, बिफोर आई कम, मेरे आने से पहले। तो कौन सा काम पहले खत्म होगा, काम खत्म होगा, कौन सा काम पहले खत्म होगा, उसका वो जो काम, उसको जो काम दिया गया है, वो जो काम कर रहा था, ओके, वो काम पहले खत्म होगा फ्यूचर में, फिर मेरे आने का काम होगा। क्लियर, इसीलिए यहाँ पर बिफोर आई कम। ये मेरी बात समझ में आई। ही शैल हैव फिनिश द वर्क, वो काम खत्म कर चुका होगा, बिफोर आई कम, मेरे आने से पहले। दो काम करने की बात की जा रही है, एक उसके काम खत्म करने की बात की जा रही है, एक मेरे आने की बात की जा रही है, दो काम होगा। तो पहले कौन सा काम खत्म होगा, पहले जो काम खत्म होगा वो है, वो अपना काम खत्म कर चुका होगा, उसका काम खत्म हो चुका होगा, फिर मेरे आने का काम खत्म होगा, राइट। तो बिफोर आई कम, तो ये इसीलिए जो बाद में खत्म होगा काम उसमें हमने सिंपल प्रेजेंट लगाया है, और जो पहले खत्म होगा काम उसमें हमने लगाया है फ्यूचर परफेक्ट। आई शैल टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा या पढ़ाऊंगी, सॉरी, इफ यू कम्स या कम, बताओ क्या होगा, ये कौन सा सेंटेंस है, ये है कंडीशनल सेंटेंस। अगर तुम आओगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, तो अगर तुम आओगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, मिल गया आपको कंडीशनल सेंटेंस, ओके। लेकिन किस पार्ट में कंडीशन है, इफ लगा हुआ है फर्स्ट में, इफ यू, तो अब जिस पार्ट के स्टार्टिंग में इफ लगा हुआ है मतलब ये कंडीशनल पार्ट है ना, तो उसके बाद वाले वर्ब को क्या होगा, उसके बाद वाला वर्ब जो होगा वो सिंपल प्रेजेंट होगा। यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट ही है, यू के साथ हम लोग कम्स नहीं लगाएंगे क्योंकि ही शी इट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर या नाउन सिंगुलर नाउन के साथ ही ये लगेगा कम्स, तो यहाँ पे हो जाएगा कम। क्लियर, आई शैल टीच यू इफ यू कम। आई होप इट इज़ एब्सोल्युटली क्लियर टू यू। अगर कोई प्रॉब्लम हुई हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो इस तरह से फ्यूचर टेंस आपका कंप्लीट होता है, और नेक्स्ट जो वीडियो मैं लाऊंगी उसमें हम प्रैक्टिस करेंगे, मिसलेनियस क्वेश्चंस होंगे, प्रेजेंट टेंस से भी होंगे, पास्ट से भी होंगे, फ्यूचर से भी होंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, तो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे ताकि क्लियर हो जाए बिल्कुल कि कैसे कहाँ कौन सा रूल अप्लाई करना है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा आज का सेशन। थैंक यू।